बोरीवली उपाध्यक्ष श्री सुभाष पाल जी, बोरीवली अध्यक्ष श्री सुभाष पाल जी और उपाध्यक्ष श्री संतोष पाल जी से मैं विनती करूंगा कि वो मंच पर आए और श्री अशोक पाल जी जो जौनपुर प्रवक्ता हैं शेफर्ड टाइगर फोर्स के, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। नालासोपारा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार पाल जी और पूर्व महाराष्ट्र प्रभारी श्री प्रेम अगोनी जी से मैं विनती करूंगा कि वो स्वागत करें श्री शिवशंकर बघेल जी का। श्री शिवशंकर बघेल जी जो दिल्ली से आए हैं, श्री लालजी पाल मुंबई से लाकर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो श्री राम पाल जी का स्वागत करें, श्री राम अभिलाष पाल जी का स्वागत करें। मैं लालजी पाल से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें पूर्व जिलाध्यक्ष अमीश पाल जी का, पुणे जिलाध्यक्ष श्री अमीश पाल जी का, जो किसी वजह से अभी तक कार्यक्रम में आए हैं, बिल्कुल आए हैं, उनकी वजह और वो दोनों मजबूती से हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं श्री अमीश पाल जी से विनती करूंगा कि वो मंच पर विराजे और अगर भूलवश उनका नाम रह गया हो निमंत्रण देने में तो मैं क्षमा चाहूंगा। और इसी के साथ शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के खास मेहमानों में शामिल श्री सुरेश पाल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भारतीय नौसेना अधिकारी, पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी श्री सुरेश पाल जी, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मंच पर पधारें। और मैं विनती करूंगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोपाल जी से कि वो स्वागत करें फूलों की माला पहनाकर श्री सुरेश पाल जी का। जोरदार तालियां। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरेश पाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और इनके बाद मैं विनती करूंगा पालघर अध्यक्ष श्री बनवासी पाल जी से कि वो स्वागत करें गुजरात प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश पाल जी का। श्री महेश
महेंद्र पाल जी बांद्रा विधानसभा उपाध्यक्ष, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो भदोही ब्लॉक अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर पाल जी का स्वागत करें। महेंद्र पाल जी। श्री जय मिश्रा जी, जिन्होंने शक्तिमान इस खूबसूरत से सीरियल को हमारी बचपन की यादों में संजोया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्री जय मिश्रा जी अभिनेता, कलाकार, और मैं विनती करूंगा श्री रामजोर पाल जी से कि वो उनका स्वागत करें। और मैं जय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री पंचदेव पाल जी, नालासोपारा अध्यक्ष, और विनती करूंगा कि वो स्वागत करें श्री राम नरेश पाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। श्री राम नरेश पाल जी। मैं विनती करूंगा मुंबई उपाध्यक्ष श्री संदीप पाल जी से कि वो मंच पर आए। श्री राजबली पाल जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनका स्वागत करें। मैं विनती करूंगा श्री संदीप पाल जी से। श्री लाल बहादुर पाल जी, राष्ट्रीय संयोजक से, कि वो आए और स्वागत करें श्री राजू मणकर जी, जो धनगर समाज को यहाँ आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। संयोजक श्री लाल बहादुर पाल जी से विनती करूंगा कि वो पत्रकार श्री मनोज पाल जी का स्वागत करें। मैं अशोक पाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुंबई अध्यक्ष, कि वो मंच पर आए और कृष्णा पाल जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मैं विनती करूंगा मुंबई अध्यक्ष अशोक पाल सर से कि वो पत्रकार श्री कृष्णा पाल जी का स्वागत करें। लालजी पाल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की ओर बढ़े और श्री राम अभिलाष पाल जी का स्वागत करें।
पाल जी से विनती करूंगा कि वो फूलों के हार के साथ स्वागत करें माननीय अध्यक्षा महाराष्ट्र महिला मोर्चा निर्मला पाल जी का। करूंगा कि महाराष्ट्र महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सुशीला पाल जी का स्वागत करें। और मैं विनती करूंगा संगीता पाल जी से कि वो मंच की ओर बढ़े और पल्लवी धनगर जी का स्वागत करें, ना सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि हमारे शहर में, हमारे संगठन में। करूंगा कि सीमा पाल जी मंच पर पधारें और उषा पाल जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। देखिए, महिला शक्ति का बड़ा रोल है आपके घर में भी और संगठन में भी। मैं लालजी पाल से विनती करूंगा कि वो मंच की ओर बढ़े और श्री विजय पाल जी का स्वागत करें। मैं विनती करूंगा लालजी पाल से कि वो स्वागत करें श्री विजय पाल जी का और श्री ब्रजेश पाल जी का। श्री राम केवल पाल जी, माफ कीजिए, केवल प्रसाद पाल जी। अनिल पाल जी से जो दिल्ली से पधारे हैं कि वो मंच की ओर बढ़े। श्री अनिल पाल जी से मैं विनती करूंगा कि मंच की ओर बढ़े और मुंबई अध्यक्ष श्री अशोक पाल सर से मैं विनती करूंगा कि उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप समय निकाल कर आए। और हमारे खास मेहमानों में शामिल आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हुई बबीता मिश्रा जी से मैं विनती करूंगा कि वो मंच पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। मैं विनती करूंगा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश पाल जी से कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें।
धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम भारत में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हम मूल निवासी समाज पाल समाज के हक अधिकार के लिए कुर्बान कर दिया। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, वक्तागण, पदाधिकारी और शेरे भारत सेफर टाइगर दामोपाल जी के लिए जोरदार तालियां। और इस सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों के लिए जय भीम, जय संविधान, जय पेरियार, जय मल्हार। साथियों, यूं तो जन्म बहुत से लिए होंगे, यूं तो धरती पे जन्म तो बहुत से लिए होंगे, लेकिन पेरियार जैसा जन्म लेने वाला व्यक्ति आज तक कोई नहीं मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले रामास्वामी पेरियार नायकर हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले रामास्वामी पेरियार नायकर आज पूरे दक्षिण भारत से नहीं पूरे विश्व में कहे जाने वाले एशिया का सुकरात कहा जाता है। पाल समाज को अगर कोई पहचान मिली है तो अहिल्याबाई होलकर है और भीमाबाई होलकर है और रामास्वामी पेरियार नायकर ने पाल समाज से हमारे समाज के लोगों ने ये पहचान किया। देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। मेरी पूरे 20 मिनट का स्पीच देना चाहूंगा, मेरे हर एक शब्दों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देश में बहुत घोटाले हुए हैं, लेकिन इतिहास का जो घोटाला हुआ है उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। कौन कौन जानता है रामास्वामी पेरियार नायकर के बारे में, अहिल्याबाई होलकर के बारे में, भीमाबाई कोरे बारे में? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये जानने का कार्य जो किया वो शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, तथाकथित आजादी के 74 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, हमारी संख्या के अनुपात पे हिस्सा नहीं मिला, हमारे समाज को हिस्सा नहीं मिला, ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना शैक्षणिक, ना हमें कहीं आर्थिक रूप से मजबूती नहीं। आजादी में हमारे महापुरुषों ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे बहुजन 85 पूरे बहुजन समाज के लेकर के मैं बोल रहा हूं कि हमारे समाज का हक अधिकार की बात नहीं हो रही है। हमारी जो हालात है, जिस हालात के जिम्मेदार हम हैं और कोई नहीं। हम ही समस्या पैदा करते हैं और हमें ही समस्या का निवारण करना पड़ेगा। हमें आजादी क्या बताया जाता है? 26 जनवरी 1947 को बताया जाता है। हमारी संख्या कितनी है? 1931 में जब जाति आधारित जनगणना हुई तो हमारी जनसंख्या पता चली कि हम जाति आधारित में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 52% हैं। हम ओबीसी में 52% हैं। लेकिन साथियों, क्या उसके बाद 1931 के बाद हमारी जाति आधारित गिनती जनगणना हुई? नहीं हुई। हमारे रामास्वामी पेरियार नायकर के बारे में बताना चाहूंगा। इनका जीवन कैसे गुजरा, इनकी किन परिस्थितियों का सामना किया रामास्वामी पेरियार नायकर ने। बचपन में जब पढ़ाई किया और घर से जब निकले, अपने घर से जब निकले पढ़ने के लिए, तो मनमानी ताकतों ने पढ़ने नहीं दिया और शिक्षा व शूद्र व छूतों के नाम से बोलने का कार्य किया। हमारे समाज को समानता का अधिकार नहीं था। उस वक्त रामास्वामी पेरियार नायकर ने पढ़ते हुए बनारस चले आए। जब बनारस आए तो उन्होंने देखा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, तो उनसे पूछा गया, ये मैं बता रहा हूं, आप इसको सर्च करिएगा। रामास्वामी पेरियार नायकर जब बनारस में आए, भंडारा लगा हुआ था। उस भंडारे में रामास्वामी पेरियार नायकर देखते हैं कि जाऊं मैं भी कुछ खाने को खा लूं, आया हूं यहाँ पे बहुत दूर से। तो उनसे पूछा जाता है, आपने जनेऊ लगाया है शरीर में? तो बोले रामास्वामी पेरियार नायकर, ये जनेऊ क्या है? कहे आप जनेऊ नहीं, आप किस जाति से हैं? तो बोला कि जिस जाति में बताया। कहा अच्छा, इस जाति के हो। तो जाति के आधार पर उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया। रामास्वामी पेरियार नायकर को बहुत ही एक बेइज्जती महसूस हुई। कहा बताओ इस समाज की जो समस्या है, कहते हैं आजाद हो चुका है, आजाद भारत में क्या यही आजादी है?
यही आजादी है कि हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को ऊंच नीच की भावना से देखा जाता है। तब रामास्वामी पेरियार नायकर ने समाज में एक आंदोलन लेकर के समाज सुधारक में काम कर दिया। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। 1885 में कांग्रेस पार्टी जब बनी तो उस वक्त कई हमारे महापुरुषों का आंदोलन चल रहा था। फूले जी का आंदोलन चल रहा था। फूले जी को प्रयास किया गया कि उनको भी कांग्रेस में शामिल किया जाए, सबको शामिल करने का काम किया गया, लेकिन बाद में पेरियार रामास्वामी को लेकर के गए कि कांग्रेस में शामिल किया जाए। रामास्वामी पेरियार नायकर के पास मदन मोहन लाला लाजपत राय जाते हैं, कहते हैं रामास्वामी पेरियार नायकर अगर समाज में आएंगे तो ये समाज हमारे साथ होगा। लेकिन साथियों, ईवी रोड पे दक्षिण भारत में रामास्वामी पेरियार नायकर वहां खड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे समाज में यदि पूरे समाज में हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेस में रहूंगा नहीं। पाखंडवाद और इस देश से जो नफरती ताकतों को मिटाने के लिए रामास्वामी पेरियार नायकर लड़े। साथियों, जब ये जानकारी उन मनवादी ताकतों को हुई तो गांधी जी ने चिट्ठी लिखा। गांधी जी ने चिट्ठी लिखा रामास्वामी पेरियार नायकर को, कहा कि रामास्वामी पेरियार नायकर जी, ये हमारे विचारधारा में नहीं है, इस विचारधारा से आपको काम नहीं करना होगा। तब ईवी रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामास्वामी पेरियार नायकर ने कहा कि मुझको गांधी जी कहते हैं कि आप मेरे विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, आप उन व्यवस्था को डगमगा रहे हैं जिन व्यवस्था से मनवादी ताकत आज कब्जा किया हुआ है। तो इस वजह से रामास्वामी पेरियार नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। जैसे ही छोड़ती है तो 1960 के बाद तमिलनाडु में आज तक कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं बनी। ये पाल की ताकत है, ये पाल की ताकत है रामास्वामी पेरियार के हर एक मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। उन शब्दों को आप एक एक शब्द पढ़िए, शब्दों को अमल करिए, सब महापुरुषों की विचारधारा को अमल करिए, क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति का विचार नहीं मरता है। रामास्वामी नायकर आज नहीं है, लेकिन उसका विचार आज पूरे भारत में है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। इस तरीके से समाज में घोटाले हुए। हम पाल बाद में आते हैं, पहले हम ओबीसी में आते हैं। साथियों, पाल तो हमारा घर है, परिवार है, हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र में हमारा हिस्सेदारी की बात आती है, तो किसके जरिए से? ओबीसी पे आती है। और ओबीसी में हमारी गिनती कब हुई? 1931 में गिनती करवाया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के शासन काल में हमको अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति का रखने का अधिकार मिला, यहाँ तक कि कोट पैंट पहनने की आजादी हमें भी अधिकार उसी अंग्रेजों के काल में संविधान से मिला। देश संविधान से चलता है। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक शेर के साथ, जिनको संविधान नहीं पता, हमारे बच्चों को संविधान नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षा तो दी जाती है लेकिन संविधान नहीं पढ़ा जाता। वो शेर क्या है कि जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है। जिसने जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाया हो, उसे क्या पता भारतीय संविधान का। तो संविधान पढ़िए। मुल्क की आजादी के 74 साल में हमारी हालत खराब इसलिए हुई क्योंकि हमने शिक्षा की नजर नहीं देखा, संविधान की नजर की ओर नहीं देखा। इस वजह से हमारे हालात खराब है। 1931 को जाति आधारित गणना हो रही है के बाद हमारे देश को आजादी ये बताया जाता है, देश आजाद हुआ। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बताते चल दूंगा, उन पे प्रकाश डालने का काम करूंगा। जब आजादी हो रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, तो देश में 2 आजादी का आंदोलन चल रहा था। देश में 2 आजादी का आंदोलन चल रहा था। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरा गांधी के द्वारा। गांधी का आंदोलन क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये नारा मुस्लिम ने लगाया था, किसी अन्य जाति धर्म का नहीं, मुस्लिम ने लगाया था कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और दूसरी आंदोलन की लड़ाई जो चल रही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या थी? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण हो। बाबा साहब अम्बेडकर उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर
कीमत इतनी होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री का लड़का होगा उसकी भी वोट की कीमत एक थी। उसने वोट की कीमत को बना दिया। शिक्षा को भी उसने बराबर करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे बाबा साहब नहीं टिक पाए और शिक्षा बराबर नहीं मिल पाई। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे CBSE और कितने विदेशों में पढ़ते हैं, वे हम नहीं कर पाए। लेकिन उनके ही साथों को हम संभाल रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब इस तरीके से जब उस समय चुनाव होना था तो उस वक्त चुनाव लड़े जा रहे थे। लाला लाजपत राय जो इस देश का सबसे तरीके से हम लोगों को पिछड़ने का काम कर रहा था, जो लगा हुआ था, तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी ने नाम सुना होगा, OBC का पटेल बिरादरी का नेता था। वो जब चुनाव लड़ा था तो 13 सीट जीत करके आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 सीट जीत करके आने वाला वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री बन गया। ये गांधी की साजिश थी। उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि अगर OBC का नेता अगर बनता है प्रधानमंत्री तो हम लोग इस देश पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया पर कब्जा नहीं कर सकते अंग्रेजों के जाने के बाद। तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 60% पूरे भारत में टिकट दे करके मनवादियों को कब्जा करके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर कब्जा करवा दिया। और देखिए वही परिस्थिति हुई। हम लोग OBC की ज्यादाधारी गिनती नहीं हुई। हम लोग OBC 52% है। 1992 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन लाने वाले हमारे समाज के नेता रहे हो, लालू यादव रहे हो, बिहार के VP मंडल रहे हो, इन सभी लोगों ने OBC की ज्यादाधारी के लेकर मंडल कमंडल लड़ाई लड़ी। अब मैं यहाँ से रुखसत आपके दिशा को मोड़ना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा। जब 1992 में मंडल कमीशन आया कि हम OBC लोग, हम लोग सभी हरिया, कुर्मी, काशी, तेली, तमोरी, लोहार, कुम्हार, कुंभट जो हैं, हम इस देश में 52% हैं। लेकिन 52% कब थे? 1931। आज कितने साल? 74 साल हो गए। कितनी संख्या होगी? कम से कम 75 तो होंगे ही परसेंटेज में। और लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती उसकी सरकार होती है। तो वो मनवादी 3.5% हमको लड़ाने भिड़ाने में लगे रहे। 1992 में जब मंडल के लिए OBC जागा तो लाल कृष्ण आडवाणी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से रथ यात्रा निकालता है। कहता क्या है कि OBC जाति आधारित गणना करा लेगा तो जो 52% है सरकारी नौकरियों में वो 52% मिल जाएगा उसको। तो बचेगा क्या? दलितों को तो बाबा साहब अम्बेडकर दे के चले गए आरक्षण, दलितों को आरक्षण बाबा साहब दे के चले गए, लेकिन OBC आरक्षण से विलुप्त रहा। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए जब मांग उठी, गिनती की मांग उठी, तो क्या मुद्दा उठा दिया? मंडल में कमंडल पकड़ा दिया। कहते हैं राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर उठा दिया, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। और OBC की जाति आधारित गिनती नहीं हुई है, हमारे पाल समाज की गिनती नहीं हुई, हमारे और बदर जो जाति भाइयों की गिनती नहीं हुई। और उस OBC समाज की गिनती ना होने की वजह से मिला कितना अच्छा? 27% आरक्षण मिला। आप लोग गवर्नमेंट जब फॉर्म भरते हैं तो OBC में 27% आपने देखा होगा, लेकिन आपने सोचा 27% मिलता है आपको? यानी कि सरकार कहती है आप 27% हो, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब समझते हैं? जिसके पास दांत है उसको चने दिखाए जा रहे हैं और जिसके पास दांत नहीं उसको चने दिए जा रहे हैं। तो बताइए, हम लोग तो आर्थिक रूप से मजबूत तो है नहीं, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए पाए? ये तो ऐसे खाली चली गई है। और जो मजबूत, जो कमजोर है वो पढ़ने की औकात ही नहीं वहां तक जाने की, और जो उच्च वर्ग है वो भी चली गई। हम इतने मूर्ख हैं, 27% क्रीमी लेयर पर आज नहीं अपने बच्चों को बचा पाए। ऐसी ऐसी बहुत से आयोग में, चुनाव आयोग, जो कर्मचारी आयोग है, SSC विभाग में, जो भी हमारे डिफेंस में लाए हैं, सभी भर्तियों में आप देख लीजिए, कोर्ट कचहरी में देख लीजिए क्या है हमारी संख्या, कुछ नहीं है। तो हम लोग फिर OBC फिर मुद्दों में भटक गए हैं। दुर्भाग्य, हर बार चुनाव आता है, हर बार हथकंडे अपनाए जाते हैं, हमारे समाज की कोई गिनती नहीं करती। चलो ये ठेलिया में और बैठाए चलते हैं, पालों को बैठाए चलते हैं, ये भी बेचारे लिए 2-4 माला पहना दिए किसी पार्टी में, तुम्हारा पाल समाज ऐसे चल रहा है जैसे लगे उसको प्रधानमंत्री का टिकट मिलने वाला है। जरा से अन्य पार्टियों में मंच पे नारा लगा दिए, भैया पाल जिंदाबाद, तो वो लग गया सारा, ऐसा लगा बस मैं बन गया, टिकट मुझे विधायक मिल जाएगा। मिला कि
कितना, देखिए गौर से कितने टिकट मिला आपकी। वही कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तुमने लड़ाई है इस काम में। जब इसके बाद यहाँ चला तो 2011 में फिर ओबीसी जागा, जैसे उठ के कोई जागता है 2011 में फिर जागा ओबीसी कि अब की बार मैं जो 27 है उसे 52 करके रहूंगा, मुझे 52% चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर ये जो संघ के लोग हैं जो इस देश की नफरत ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, उन लोगों ने फिर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रखा, कहा क्या कि राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा व्यक्ति अगर कोई पैदा हुआ है तो वह है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को महाराष्ट्र उठा के रामलीला मैदान दिल्ली में पटक देते हैं। कहते हैं अन्ना हजारे काला धन लेके आएगा, अन्ना हजारे मर जाएगा लेकिन वे काला धन लाए बिना नहीं जाएगा, या तो उसकी लाश जा सकती है। अब बताइए, अब अन्ना हजारे बैठ गए अनशन पर, कह रहे हम जब तक काला धन नहीं आएगा तो ओबीसी सोच रहा है अरे बाप रे पूरी नौकरी सब ही फंसी है, सारा विकास देश के ही में फंसा है। काला धन जो संपत्ति सब विदेशों में जो जमा करे हैं, अगर वो यहाँ आ जाएगी तो हमको नौकरी लेने की जरूरत ही नहीं, सब नाला नाला पैसा जाएगा सब बटोर लेंगे। ओबीसी जाति आधार गिनती में नहीं जुटा, अब चला आया, कह रहा चलो अन्ना हजारे बेचारा कुर्बानी दे रहा, महाराष्ट्र से चल के आया दिल्ली में, हम लोग इतना दूर नहीं जा सकते। सब लोग भूल गए क्या साजिश है, आप लोग समझ नहीं पाए। 2011 के बाद फिर गिनती मुद्दा भूल गया, आज तक गिनती नहीं होगी, कभी चाय बेचने वाले आ गया। ये समस्या है कि हमारे मुद्दों को दबाने के लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाता है। इस देश में बहुत समस्याएं हैं, समाधान भी हमारे पास है, बस हम लोग समाधान का निवारण करना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति का जमीर गुलाम हो जाता है उस व्यक्ति की बहुत बड़ी ताकत किसी काम की नहीं होती है। साथियों, जमीर गुलाम नहीं होना चाहिए, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित होइए, समाज में संगठित होइए और गलत तर्क वितर्क के आधार पर रामास्वामी पेरियार नायकर ने बड़े समाज सुधार किए। अगर कोई बता दे कि भैया ये सांप है काट लेगा, तो उसको सोचो, तर्क करो कि ये काट क्यों लेगा, उस पर तर्क करोगे तभी तो कसौटी पे उतर के आएगा, वो काटेगा क्यों, कसौटी करोगे नहीं। साथियों, माँ बाप ने हमें पैदा किया, माँ ने हमें पैदा किया एक इंसान समझकर। इस देश में जो धन जन्म लिया है वो इंसान है, इंसान के सिवा कुछ नहीं है। माँ ने हमें पैदा किया एक इंसान समझकर, मनवादियों ने हमें जानवर बना दिया। उठी कलम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, तो फिर मुझे इंसान बना दिया। क्या जिंदगी थी तुम्हारी जब तुम जीते थे, जो कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बना करती थी, आज उन सबसे मुक्त कर दिया तो अपने शिक्षा की ओर बढ़िए, हक अधिकार की बढ़िए। अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, मैं बता देना चाहता हूं, अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, और जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद अपने आप चल के आते हैं। अभी मैं इस संगठन में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सिफर ताबूबाल जैसे मुझे मेरे बड़े भाई जैसे मिले, मुझको इस राह पे ले आए कि मैं अपने समाज को सुधार सकूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं सदैव बुद्धिजीवी और अपने महापुरुषों जैसा आप लोगों को बनाने का कार्य कर सकूं थोड़ा बहुत। और साथियों, मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग समाज के लिए और इस पूरे बहुजन समाज के लिए काम करें। साथियों, इस देश में मैंने देखा, इस देश में दो लड़ाइयां हो रही हैं। मैंने जो देखा, अनुभव किया, आरएसएस और वाम से 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। आरएसएस और वाम सेना की लड़ाई चल रही है इस देश में, और वाम सेना हमारे ही महापुरुषों का आंदोलन लेकर चल रहा है, और मैं वाम सेना को बड़े नजदीक से जानता हूं। वाम सेना का खुद का कोई विचारधारा नहीं है, वही फूले अम्बेडकर बुद्ध का विचारधारा है, पेरियार रामास्वामी का विचारधारा है। वाम सेना की कोई खुद की विचारधारा नहीं है, वो हमारे महापुरुषों का आंदोलन लेकर चल रहा है। और मुझे ये पता चल रहा है कि 6 अक्टूबर को इस वाम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जिनके मैं जज्बे को सलाम करता हूं, जो पूरे भारत में आंदोलन चला रहे हैं और पूरे बहुजन के लिए जातीय आधारित गिनती की मांग उठा रहे हैं।
मैं उनको सलाम करता हूँ। और वो हमारी विरासत, हमारी धरोहर को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे चाहूंगा, यदि अगर उनसे हमारी बात बनती है तो मैं उनको 6 अक्टूबर में समर्थन करने का काम करूंगा। नागपुर में वो आंदोलन करने के लिए चलूंगा भवन मेश्राम का के नेतृत्व में, यदि अगर हमारी उनसे बात बनती है तो। और हम कहते हैं कि हमारे समाज को हिस्सा वो मुकाम मिलना चाहिए। हम लोग दरी बिछाने का काम बंद कर दिए हैं। भूल जाओ, हमने दरी बिछाना बंद कर दिया है। इतिहास लिखना हम जानते हैं, हमारे महापुरुषों का इतिहास पता हो गया है, तो इतिहास पता है। तो साथियों, मैं आपसे ये अनुग्रह और आपसे अपील करता हूं कि आप अपने इतिहास के बारे में जानिए। जिस समाज का इतिहास, जिस व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होता है, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। जब जिसको यही नहीं पता होगा कि हमारे महापुरुष कौन है, तो समाज का निर्माण कैसे करेंगे। आप चाहे जिस पार्टी में रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। समाज एक संगठन है, समाज एक घर है, संगठन एक घर है। इस घर से कोई पुलिस वाला भी बनता है, कोई वकील भी बनता है, कोई जज भी बनता है। लेकिन ये घर है, इस घर से आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन काम अपने समाज के हित में करो, समाज के कल्याण में काम करो, अपने आने वाली धरोहर को काम करें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आभार। जय भीम, जय संविधान, जय महाराज, जय परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जी हाँ, श्री उमेश पाल जी हमारी आवाज है, हमारे प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि हमारा परिवार बहुत लंबा है और जितना बड़ा परिवार उतना मजबूत परिवार, ऐसा हम मानते हैं। तो परिवार के किसी भी सदस्य का नाम अगर कहीं भूल चूक से छूट गया हो तो उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बार जोरदार तालियों से की जाए। और इसी के साथ मैं विनती करूंगा श्री अशोक पाल सर से कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम की सबसे बेहतर शुरुआत करें। जौनपुर प्रवक्ता श्री अशोक पाल जी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाल। दोस्तों, कर्मभूमि सूरत और जन्मभूमि यूपी गोंदालपुर महाराजगंज जौनपुर। दोस्तों, आज हमें यहाँ पर आप लोगों के बीच में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए तहे दिल से धामू जी और विनय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं आया, विनय जी और धामू जी की देन है कि आज मैं एसटीएफ में हूं दोस्तों। और आज भीमा भाई होलकर और यहाँ पे इस जयंती में जो हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, और हम लोग आज एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा परिवार बढ़ रहा है दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। और आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि बोला जाता है कि एक एक बूंद से सागर होता है दोस्तों। शुरुआत आज धामू जी से हुई है दोस्तों, लेकिन आज एसटीएफ परिवार पूरे इंडिया का है दोस्तों। हर स्टेट में एसटीएफ परिवार फैल चुका है। इसलिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो कि आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। खून से सींचा है जिसने, पसीनों से नहाया है। खून से सींचा है जिसने, पसीनों से नहाया है। वो एसटीएफ का पौधा दोस्तों, जिसको धामू जी ने बनाया है, धामू जी ने बनाया दोस्तों। जो एसटीएफ की शुरुआत हुई यहाँ तक पहुंचा है दोस्तों,
ऐसे ही नहीं पहुंचा है, क्योंकि वहां से यहाँ तक आने के बीच में बहुत बड़े बड़े संघर्ष को झेला गया दोस्तों। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज एसटीएफ की देन है दोस्तों। आज हर जगह पे, हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में आज छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर गांव में घर पे जा जाकर धामू सर वहां पे जा जाकर पूरा एक एक तहस से वहां पे जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। और जहां भी कुछ दिक्कत आ रही है वहां पे हम लोग को सपोर्ट मिल पा रहा है। तो आप लोग एसटीएफ का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? दोस्तों आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहिएगा तो आज ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अनिल होंगे दोस्तों। उसमें आप लोग एक एक परिवार जब शिक्षित होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आगाज हुआ है दोस्तों कि हमारा परिवार शिक्षित हो, समृद्ध हो, जानकारी अगर उनको मिलती रहेगी दोस्तों, हम समाज से लड़ पाएंगे। क्योंकि जब अगर हमें अधूरी जानकारी रहेगी तो हम समाज से पूरी तरह से लड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा, हमारा परिवार जानकारी में नहीं होगा दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए। जब हमारे घर में कुछ पढ़े लिखे और लोग होंगे दोस्तों, हर एक इंसान से बात कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारे घरों में हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एक रोटी हम कम खाएंगे चलेगा, लेकिन उनको हम जरूर पढ़ाएंगे। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। आज तक तो हम बहुत से डरते चले आए दोस्तों, लेकिन डरने का सबसे बड़ा एक ही कारण था, हमारे पास जानकारी की कमी थी। राइट? अब धीरे धीरे हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज किसी के घर में अध्यापक हो रहे हैं, किसी के घर में वकील हो रहे हैं, किसी के घर में डॉक्टर हो रहे हैं, किसी हर पद पे हम लोग हैं, हर पद पे हम लोग रहे हैं दोस्तों। इसके लिए एक दूसरे के साथ मिलके आपस में जो भी हैं हम समाज के लोग, एक दूसरे के समाज के लोग जो भी हैं, हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे दोस्तों। इसलिए हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपने परिवार में बच्चों को जरूर पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए दोस्तों। क्योंकि देखिए जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा बुरा क्या है वो समझ पाएंगे। जब अच्छा बुरा समझ पाएंगे तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। राइट? इसलिए आप लोग इसलिए उनको पढ़ाइए। और सबसे बढ़िया उनका है, जब पढ़ेंगे तब उनको काम करने की क्षमता आएगी। जब घर में अच्छा पैसा आएगा तो एक घर के विकास से गांव का विकास होगा, गांव के विकास से पूरे जिले का विकास होगा, जिले के विकास से पूरे इंडिया का विकास होगा दोस्तों, इंडिया का विकास होगा। तालियां। राइट? इसलिए आप लोग अपने घर को समृद्ध कीजिए। एक घर को देख के दूसरा घर उसका उदाहरण देता है, दूसरे घर को देख के तीसरा घर उदाहरण देता है, फिर उस गांव को देख के बाजू वाला गांव उदाहरण बनता है, बाजू वाला गांव को देख के पूरा जिला उदाहरण बनता है दोस्तों, उस जिला को देख के पूरा स्टेट उदाहरण बनता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहेगा। तो आप लोग तैयार हो? दोनों हाथ खोलकर तैयार हो? जोरदार तालियां। दोस्तों आप लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ पर घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए दोस्तों। तो एक अच्छी अर्निंग जब हो पाएगी आप लोगों की, तभी हम अपने घर परिवार को अच्छी अर्निंग दे पाएंगे। इसलिए आप लोग अपना परिवार, समाज आगे बढ़ाइए दोस्तों और पढ़ाइए बच्चों को। और हम लोग पूरी तरह से आप लोग के साथ हैं। और धामू जी को एक चीज और बोलना चाहूंगा, उनके लिए एक लाइन और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मंजिलें मिल जाती हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, भटक कर ही सही, बड़े बदनसीब वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मैं विनती करूंगा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा निर्मला पाल जी से कि वो 2 शब्द कहें। उषा पाल जी से मैं विनती करूंगा कि वो मंच की कमान संभालें। और सभी वक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, उसका ध्यान रखें। ओम शांति। इस सुमंगल बेला पर
मंच पर विराजित सभी प्रतिभाशाली मान्यवरों, एसटीएफ के सभी पदाधिकारियों तथा इस स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का यह दिन कोई आम दिन नहीं है। आज हमारा यहाँ जो सभी का एक स्नेह सम्मेलन या स्नेह मिलन हुआ है, यही आज के इस दिन को बहुत ही खास बनाता है। और आज का हमारा यह जो स्नेह सम्मेलन है, यह दो महान हस्तियों, विभूतियों, महान दिव्य आत्माओं भीमाबाई होलकर तथा पेरियार रामास्वामी इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हुआ है। भीमाबाई होलकर को कौन नहीं जानता। इतिहास में दूसरी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी उनका नाम जाना जाता है। स्त्री होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो। युद्ध में अंग्रेजों को अपनी वीरता का लोहा मनवाया। वीरता के साथ ही साथ भीमाबाई होलकर में और एक खास गुण था आध्यात्मिकता का। उनका भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो संदेश है, उसके आधार पे उनका कहना था कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बिना भयभीत हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और उनके जीवन में यह गुण हमको दिखाई दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी युद्ध को पूरी तरह जीतना है तो उसके लिए वीरता और आध्यात्मिकता, ये दोनों ही गुण हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि वीरता तन की शक्ति है तो आध्यात्मिकता मन और बुद्धि की शक्ति है। आज ही के दिन हमारे दूसरे दिव्य पुरुष पेरियार रामास्वामी की भी जयंती है। जयंती तो उन लोग 17 सितंबर को थी, लेकिन आज यह कार्यक्रम उनकी जयंती के निमित्त ही रखा गया है। पेरियार रामास्वामी भी सामाजिक क्रांतिकारी, बुद्धिवादी और मानवतावादी सिद्धांत के व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने समय पे जातिवाद के आधार पे घिरे हुए समाज के पिछड़े हुए और निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया। आज इन महान आत्माओं के जयंती निमित्त इस कार्यक्रम में अगर हम उन महान आत्माओं के जीवन के निजी गुणों में से कुछ गुण को धारण कर सके तो हमारा यह सम्मेलन कुछ हद तक सफल सिद्ध जरूर होगा। तो हम यह प्रण करेंगे कि जिनके निमित्त हम यहाँ उपस्थित हैं, उनके सपनों को हम जरूर साकार करेंगे। इन प्रेरणादायी महान विभूतियों के जीवन से हमें यह सीख देने के लिए, हमें यहाँ एक साथ एकत्रित करने के लिए STFI के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनके ही अथक प्रयत्न और सेवा भाव द्वारा किए गए कार्य के कारण ही हम आज यहाँ एक मंच पर उपस्थित हैं। वैसे तो STFI का यह कार्य एक समाज के लिए है, परंतु हम जानते हैं कि समाज यह देश की एक इकाई होता है। तो समाज के द्वारा किया गया विकास कार्य, समाज के लिए किया जाने वाला विकास कार्य कहीं ना कहीं देश के विकास का भी आधार होता है। तो इसलिए सभी भाई और बहनों, यह जो हमारा संगठन है, यह STFI की ताकत है। हम जानते हैं संगठन की शक्ति ही संगठन को आगे बढ़ाती है और इसके लिए सभी को जिम्मेदारी के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। क्योंकि कहते हैं जिम्मेदारियां भी इम्तिहान लेती हैं, जिम्मेदारियां भी इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। तो हम परेशान तो हो सकते हैं,
लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अंत में मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी कृपा से, तथा STFI के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके स्नेह के कारण मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि STFI का यह समाज परिवर्तन के द्वारा देश परिवर्तन का अथक प्रयास दिन प्रतिदिन प्रगति की शिखर की ओर अग्रसित हो। धन्यवाद। जोरदार तालियां मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं विनती करूंगा हमारे मुंबई प्रवक्ता श्री शेषधर पाल जी से कि वो मंच पर आए। धन्यवाद प्रवक्ता जी। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया इकाई महाराष्ट्र मुंबई में आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अगर किसी भाइयों का किसी तरह कार्य में व्यस्तता हुए अगर सम्मान न हुआ हो तो हम महाराष्ट्र कार्यकारिणी की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, समाज का महाकुंभ में जो वार्तालाप होना चाहिए, शेफर्ड टाइगर फोर्स आज वही कार्यक्रम रखा है। स्वतंत्रता सेनानी भीमाबाई होलकर समाज की पहली महिला, देश के लिए गौरव का मिसाल बन गई थी। और बहुजनों की बात करने वाले श्री पेरियार रामास्वामी नायकर, उनके इतिहास में जो भी अनुदान रहा समाज के लिए सराहनीय है। साथियों, मंच पे बैठे हुए सभी महान विभूतियों का तो मैं नाम लेने जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, सामाजिक संस्था बनाने का उद्देश्य, शेफर्ड टाइगर फोर्स का उद्देश्य है साथियों, समाज में जागरूकता, व्यवसाय, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा में अच्छे स्थान समाज के बच्चे बच्चियां पाएं, उसके लिए एक जन जागरण आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम के तौर पर माना जा रहा है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया द्वारा। साथियों, आप लोग का सहयोग प्रार्थनीय है। उत्तर प्रदेश जौनपुर प्रतापगढ़ के एक महान नायक श्री शेफर्ड धामोपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 18 राज्यों में कार्य कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ उनका आशीर्वाद लिए और नौजवान युवाओं के साथी शेफर्ड धामोपाल जी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की स्थापना आपको बता दूं सन 2018 में हुआ। मनुष्य का जो दायरा है, सामाजिक दायरा, देश का धर्म आजाद देश में, भारत की पवित्र भूमि में शेफर्ड टाइगर फोर्स जिस तरह अपने कार्य को समाज के प्रति, देश के प्रति, राजनीतिक भागीदारी में हमारे समाज का उत्थान हो, शिक्षा के कागार पे काम कर रहे हैं और समाज का नेतृत्व करने वाला कम से कम उम्र में हिंदुस्तान की धरती पर श्री शेफर्ड धामोपाल का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। ये आप सबकी देन है। लोग घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने के बाद अपने निजी कार्य के लिए उनको घर परिवार संदेश देते हैं कि कार्य करना चाहिए, लेकिन सिर्फ 29 अब 2018 में स्थापना हुई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेफर्ड धामोपाल 29 वर्ष के हो गए। लोग अपने परिवार के लिए घर बसाते हैं, लेकिन इन्होंने समाज का घर संवारने के लिए कार्य किया है और दूर दराज से आए हुए
महाराष्ट्र के सभी संस्थाओं का तथा उल्लासनगर से आए हुए श्री शेषमन सर, श्री ज्ञानबली सर, श्री श्यामबली सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाईंदर से आए हुए श्री उद्योगपति मंगल प्रसाद पाल, श्री वरिष्ठ समाजसेवी श्री सभाजीत पाल का स्वागत अभिनंदन है। दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का पाल में एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा राम पाल, युवा पाल सेना के राजेश अगुआ जी और अन्य श्री दिलीप पाल जी सेफर्ड ऑनलाइन के अध्यक्ष, वो भी आके किसी काम में चले गए, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मातृशक्ति हमारे समाज के आज एक त्योहार है जिसको बोलते हैं जुतिया। फिर भी बहुत अच्छा महिलाओं का यहाँ पे आई हुई हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। ज्यादा कुछ न समय लेते हुए सेफर टाइगर के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आपका स्वागत अभिनंदन वंदन हम करते हैं। और सामने बैठे हुए समाज के रीढ़ साथियों, अगर देश आजाद हुआ तो कोई महान उद्योगपति का साथ नहीं रहा है। निम्न वर्गों को लोगों को लेकर के देश आजाद हुआ है, जिसकी कुर्बानी समाज या देश नहीं भूल सकता है। हमारे समाज में राजनीति भी हो रही है, संघर्ष भी हो रहा है, लोग अच्छे पायदान पे जा भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक भागीदारी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सेफर टाइगर फोर्स का 3 ही उद्देश्य है। उद्देश्य तो आपने सुन लिया, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हमारा समाज पीछे है। उसके वजह कारण यह है कि आपसी में वैमनस्य की भावना ज्यादा हो चुकी है, उसको सुधार करना है और नए युवकों को आगे लाना है। बड़े बुजुर्गों का साथ भी चाहिए, ये बहुत बड़े अनिवार्य है। साथियों, इसके बाद समय कम है, हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं कि थोड़ा समय का ध्यान दीजिए। आए हुए सभी महान भाव सामने देवता स्वरूप आप लोग हैं, आप लोग नहीं हो तो मंच आप लोग के लिए जो है बहुत अच्छा है, मंच फीका हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा सहयोग आप लोग का है। इसी शब्दों के साथ मैं मुंबई प्रवक्ता सेफर टाइगर फोर्स इंडिया आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने जिक्र किया कि आज बड़ा पवित्र त्योहार है और हमारी जो महिला शक्ति है उनके पास समय का बड़ा अभाव है, तो वो इस कार्यक्रम से विदा लेना चाह रही है। और विदा लेने से पहले वो एक बार स्वागत करना चाहेंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड धामू पाल जी का। एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला शक्ति के लिए। मैं विनती करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऐसे व्यस्त दिन में भी आप लोगों ने समय निकाला और आप लोग ऐसे ही हमारी शक्ति बनते रहिए, हमें प्रोत्साहन देते रहिए। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला पदाधिकारियों व जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारे एक और खास मेहमान, संस्थापक पुलिस की आवाज और एसटीएफआई के राष्ट्रीय सलाहकार श्री पंधारी पाल जी का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मंच पर पधारें। और मैं विनती करूंगा कि श्री अशोक पाल मुंबई अध्यक्ष और शेफर्ड सोनू पाल जी उनका स्वागत करें श्री पंधारी पाल जी का।
जोरदार तालियां। और मैं अशोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच से ना जाएं। यहाँ पर इस हॉल में मौजूद कुछ लोग उनके स्टूडेंट रहे हैं जिनका उन्होंने कान खींचकर अंग्रेजी ठीक की थी। तो मेरी ऐसी आशा है कि वो इस संगठन को भी उसी डिसिप्लिन से, उसी मजबूती से आगे ले जाएंगे। और इसी के साथ मैं मंच हवाले करता हूं हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री अशोक पाल सर के लिए। जोरदार तालियां। धन्यवाद मनोज सर। जय मल्हार, जय पाल समाज, जय गड़लिया, धनगर वगैरह सभी समाज के लोग इस मंच पर आज उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ देव तुल्य सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद जो आज सामने मंच भरी हुई है, आप सभी को भी मेरा नमन है। और जिसकी वजह से आज इस मंच की शोभा बढ़ी है वो आप सब हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ। और आज भीमाबाई होलकर और ईबी रामा समेत परिवार नायकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है तथा कक्षा 10वीं और 12वीं के गुणवान बच्चों के लिए उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। उन सभी को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बच्चों के प्रोग्राम से संबंधित यह है कि हम लोग यहाँ जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हमारे संगठन शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का पहला एक उद्देश्य है जिसकी वजह से ये संगठन कार्य कर रही है। शिक्षा, राजनीति और बेरोजगार में समान हिस्सा ये तो अपनी जो है संस्था है सभी बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष जोर देती है। कहीं गरीब अमीर बच्चे के परेशानियां हैं तो ये संगठन मिलकर उनकी मदद करती है। और राजनीति में भागीदारी तो तभी होगी जब हम सब एक साथ मिलकर के एक आवाज उठाएंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आवाज का बीड़ा हमारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय शेफर धामुपाल जी ने उठाया है और मैं कहता हूँ ये उनका सपना जरूर साकार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, धामुपाल जिंदाबाद। साहब जी आप हिम्मत मत हारिए, सारी देश की जनता आपको अपना आदर्श मानती है और अपना नाच सारे लोग हम मुंबई की इकाई की तरफ से सब लोगों की तरफ से अनुरोध करते हैं कि आपके संगठन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और आप जरूर एक दिन अपने देश के एक बहुत बड़े समाज सेवक बन के दिखाएंगे। जय मल्हार, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हमारे खास मेहमानों में श्री सुभाष पाल जी, अध्यक्ष पाल धनगर सेवा संस्था ठाणे के इस कार्यक्रम में पधार चुके। मैं उनसे विनती करूंगा कि मंच पर आए, मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं विनती करूंगा मुंबई अध्यक्ष से श्री अशोक पाल सर से कि वो श्री सुभाष पाल जी का स्वागत करें। और मैं विनती करूंगा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव शरण पुजारी जी से कि वो इस कार्यक्रम को अपने अनमोल शब्दों से, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहीं पर रुकिए, मैं माइक आपको दूंगा।